लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हैलोजन्स आपके हाइड्रोजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो हैलोजन से कैसे रिएक्ट करता है। तो हैलोजन्स आपके ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड्स बनाते हैं और अधिकतर ऑक्साइड क्या है आपके अनस्टेबल है। तो अनस्टेबल ये इसलिए हैं क्योंकि ऑक्सीजन और जो हैलोजन हैं वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं इन द पीरियोडिक टेबल। तो इनमें जो बॉन्ड बनता है वो भी कैसा बनता है, अनस्टेबल बनता है। फ्लोरीन मेनली फॉर्म टू ऑक्साइड्स, एक OF2 और एक O2F2। अब OF2 और O2F2 में से भी जो OF2 है ये तो स्टेबल है और O2F2 क्या है, अनस्टेबल है, क्योंकि O2F2 ये डिकम्पोज होकर रेडिकल बनाता है। क्या बनाता है, रेडिकल। ठीक है, जो कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि वाटर और हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड ज़्यादा रिएक्टिव है किससे, वाटर से। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन परऑक्साइड भी ईजिली रेडिकल प्रोड्यूस करता है। तो इसी रीजन से जो आपका O2F2 है ये अनस्टेबल है और जो आपका OF2 है वो है स्टेबल। These oxides are essentially ऑक्सीजन फ्लोराइड्स। इन्हें हम ऑक्सीजन फ्लोराइड्स बोलेंगे। ठीक है, फ्लोरीन का नाम बाद में लिखा जाएगा, ऑक्सीजन का पहले लिखा जाएगा। जब भी हम किसी मॉलिक्यूल का नाम लिखते हैं तो हम ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग लिखते हैं। पहले उस एलिमेंट का नाम लिखा जाएगा जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और बाद में उसका लिखा जाएगा जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जैसे कि CO2 में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका सिंबल भी बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कार्बन का सिंबल भी पहले लिखा जाएगा। ठीक है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाम होगा इसका कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो फ्लोराइड्स हैं, ठीक है, फ्लोराइड्स का आप देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पहले लिखा हुआ है, बाद में नहीं लिखा हुआ। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और फ्लोरीन की ज़्यादा है। तो जो आपके फ्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं उनको हम कहेंगे फ्लोराइड्स, बिकॉज ऑफ द हाइयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन देन ऑक्सीजन। ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई है। बोथ आर स्ट्रॉन्ग फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स। दोनों ही आपके फ्लोरोनेटिंग एजेंट हैं। क्यों है फ्लोरोनेटिंग एजेंट, क्योंकि ये डिकम्पोज होने के बाद फ्लोरीन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, O2F2 ऑक्सीडाइजेज प्लूटोनियम टू प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। जो आपका प्लूटोनियम है ये आपका एंड प्रोडक्ट है यूरेनियम का, जो कि यूज़ होता है न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में। ठीक है, तो जब हमें प्लूटोनियम को निकालना होता है आपके न्यूक्लियर रिएक्टर में से, तो हम उसकी जो रिएक्शन है किससे करवाते हैं, O2F2 से, जिससे कि जो आपका प्लूटोनियम है वो लेस हार्मफुल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि क्या होगा आपका प्लूटोनियम हेक्साफ्लोराइड। तो इसका यूज़ हम करते हैं कहाँ पर, न्यूक्लियर रिएक्टर में, क्योंकि ये क्या है आपका एक फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। उसके बाद जो दूसरे आपके हैलोजन्स हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। तो चलिए एक बात और डिस्कस कर लेते हैं इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। OF2 और आपका O2F2। जो OF2 है उसकी जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल वाटर के सिमिलर है, जैसे वाटर की स्ट्रक्चर है। डिफरेंस क्या है, वाटर में जो बॉन्ड एंगल है वो है 104.5 डिग्री और जो OF2 में जो बॉन्ड एंगल है वो है आपका 103 डिग्री। तो इसका रीज़न ये है कि जो फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है।
जिसके कारण जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट रहते हैं, ठीक है, जिनके कारण इनके बीच में जो रिपल्शन है वो इतनी नहीं हो पाती जितनी कि किस केस में है, वाटर के केस में, ठीक है। तो इनमें OF2 में लेस रिपल्शन है और वाटर में कैसी रिपल्शन है, मोर रिपल्शन है, जिसके कारण वाटर का जो बॉन्ड एंगल है वो ज़्यादा होगा किससे, OF2 से, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं O2F2 की, O2F2 की स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसी है जैसे कि किसकी है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की, ठीक है। ये ऊपर वाली स्ट्रक्चर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की है और जो नीचे वाली स्ट्रक्चर है वो है आपकी ऑक्सीजन फ्लोराइड की, ठीक है। लेकिन दोनों में डिफरेंस बॉन्ड लेंथ का है। जो O2F2 में है जो बॉन्ड एंगल है, सॉरी, जो बॉन्ड लेंथ है वो है 122 पिकोमीटर और जो H2O2 में है वो है 148 पिकोमीटर। तो ऐसा क्यों है? इसका रीज़न भी सिंपल है कि जो फ्लोरीन है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके कारण ये क्या करेगा, जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, उनको क्या कर लेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, जो किसके ऊपर प्रेजेंट है, ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रक्चर थी OF2 की और O2F2 की। जो दूसरे हैलोजेंस हैं वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलकर ऑक्साइड्स बनाते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, दे फॉर्म ऑक्साइड in which the oxidation state of these halogen ranges from +1 to +7 स्टेट। जैसे आपका क्लोरीन है, क्लोरीन के जो ऑक्साइड हैं वो हैं आपके Cl2O, ClO2, Cl2O6, ClO3 और Cl2O7। तो इसमें अगर मैं क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूं तो ये +1 से +7 तक जाएगी। जैसे Cl2O में जो क्लोरीन है उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है कितनी, +1, ठीक है। और जो Cl2O7 है इसमें है आपकी +7। आप सभी को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। तो ए कॉम्बिनेशन ऑफ काइनेटिक एंड थर्मोडाइनमिक फैक्टर, दो फैक्टर होते हैं। एक तो काइनेटिक फैक्टर होता है, उसमें क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो कितना जल्दी बन रहा है, ठीक है। तो अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत जल्दी बन रहा है तो वो क्या होगा, काइनेटिकली फास्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है। उसी तरह से एक थर्मोडाइनमिक फैक्टर होता है। इसमें ये पता चलता है इस फैक्टर से कि जो आपका प्रोडक्ट बना है उसकी एनर्जी कितनी है, एनर्जी कम है या एनर्जी ज़्यादा है। आपको पता है जितनी कम एनर्जी होती है कंपाउंड आपका क्या बनता है, उतना ही ज़्यादा स्टेबल बनता है। तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइंड करके हमें ये पता लगेगा कि कौन सा ऑक्साइड स्टेबल है और कौन सा ऑक्साइड अनस्टेबल है। तो दीज टू फैक्टर विल लीड टू जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द हैलोजेंस। ये ऑर्डर आता है अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को मिला दें। आयोडीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हैं, फिर क्लोरीन और लास्ट में ब्रोमीन। अब बात आती है कि ऐसा क्यों है। हायर स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयोडीन इज ड्यू टू इट्स ग्रेटर पोलराइजेबिलिटी ऑफ बॉन्ड बिटवीन आयोडीन एंड ऑक्सीजन। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया है पोलराइजेबिलिटी। तो देखिए क्या होता है पोलराइजेबिलिटी, जब एक कैटायन, ठीक है, और एक एनाइन के बीच में बॉन्ड बनता है तो कैटायन क्या करता है, एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो जितना ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा ये कैटायन एनाइन के
इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो हम कहेंगे जो कैटायन है उसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। कौन सी पावर? पोलराइजिंग। और जो एनायन है उसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है। पोलराइजेबिलिटी क्या है? ज़्यादा है। विजिबिलिटी कैसी है? ज़्यादा है। ठीक है। तो आयोडीन का साइज कैसा होता है? बहुत बड़ा है, जिसके कारण इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या है? सबसे ज़्यादा है। ठीक है। पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी तो बॉन्ड कैसा बनेगा? स्टेबल बनेगा। तो जो आयोडीन और ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। अगर मैं बात करूं क्लोरीन की, इन केस ऑफ क्लोरीन मल्टीपल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बिटवीन क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। मल्टीपल बॉन्ड बनते हैं क्लोरीन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसके कारण बॉन्ड क्या बन जाता है? स्ट्रॉन्ग बन जाता है। ठीक है। और स्ट्रॉन्ग अगर बॉन्ड होगा तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है। क्योंकि क्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं और ऑक्सीजन अपने जो पी इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ओवरलैप करवा लेता है किससे? क्लोरीन से, जिससे कि कौन सा बॉन्ड बनता है? पी पाई डी पाई बॉन्ड। ठीक है। जैसे कि आपका जो एग्जाम्पल है ClO2। अगर मैं ClO2 की स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो यहाँ पर जो क्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ कौन से बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बॉन्ड है आपका? पी पाई डी पाई बॉन्ड। और ये भी कौन सा है? पी पाई डी पाई बॉन्ड। हमें ज़्यादा स्ट्रक्चर में इसकी नहीं जाना है। ठीक है। जो डी ऑर्बिटल है वो क्लोरीन का होगा और जो पी ऑर्बिटल है वो किसका होगा? ऑक्सीजन का। ठीक है। ये डी ऑर्बिटल है और ये कौन सा ऑर्बिटल है? पी ऑर्बिटल। इनमें साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी और कैसा बॉन्ड बनेगा आपका? पाई बॉन्ड बनेगा। तो लेकिन अगर मैं ब्रोमीन की बात करूं, ब्रोमीन लैक्स बोथ कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रोमीन के पास ना तो मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, ना ही इसकी पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा है, जिसके कारण इसके जो ऑक्साइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी कैसी है? बहुत कम है। द हाइयर ऑक्साइड्स ऑफ हैलोजन टेंड्स टू बी मोर स्टेबल देन द लोअर वन। ठीक है। तो जो हाइयर ऑक्साइड हैं जो हैलोजन के, वो ज़्यादा स्टेबल होंगे इससे लोअर वन से। क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं, जो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, चाहे Cl2O, चाहे ClO2, Cl2O6, Cl2O7, ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है। और एक्ट करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और एक्ट करते हैं किस तरह? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। एंड टेंड्स टू एक्सप्लोड। ठीक है। बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो इनमें एक्सप्लोजन भी हो सकता है। ClO2 इज़ यूज्ड एज ब्लीचिंग एजेंट। जो भी ऑक्सीजन डोनेट करेगा या फिर जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे वो आपके ब्लीचिंग एजेंट भी ज़रूर होंगे। ठीक है। तो यदि कोई कलर्ड इम्प्योरिटी है तो उसको कलरलेस करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि पेपर पल्प, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और वाटर ट्रीटमेंट में। जो ब्रोमीन के ऑक्साइड्स हैं Br2O, BrO2, BrO3 आर द लीस्ट स्टेबल हैलोजन ऑक्साइड्स। ये मैंने आपको भी बात बताई थी, क्योंकि ना तो इसकी डबल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, ना ही इनकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है। एंड एग्जिस्ट ओनली एट लो टेम्परेचर। कम टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करते हैं, ज़्यादा टेम्परेचर पर ये क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज हो जाते हैं। तो अगर ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, ज़्यादा डिकम्पोज हो जाते हैं, तो वो क्या होंगे? आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होंगे।
अब अगर मैं बात करूं आयोडीन के ऑक्साइड्स की, तो I2O4, I2O5 और I2O7 ये आयोडीन के ऑक्साइड्स हैं और ये इनसॉल्युबल होंगे वाटर में एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, और ये डिकम्पोज हो जाएगा जब आप क्या करोगे, इसको हीट करोगे। तो जितने भी आपके ऑक्साइड्स हैं हैलोजन के साथ, ठीक है, हैलोजन के जो भी ऑक्साइड हैं सभी क्या हैं आपके अनस्टेबल हैं और क्या हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, क्योंकि वो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, क्योंकि पहले से ही अनस्टेबल हैं तो ईजिली डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ईजिली ऑक्सीजन भी डोनेट कर देते हैं। और हम इसका यूज़ करते हैं फॉर द एस्टिमेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद आता है आपका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। आप सभी को पता है कि जो मेटल्स हैं वो हाईली रिएक्टिव हैं टुवर्ड्स हैलोजन, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं और हैलोजन क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो हैलोजन्स रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटल हैलाइड। जैसे सोडियम है, सोडियम अगर क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा आपका, क्या बनाएगा आपका, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह से ब्रोमीन रिएक्ट विद मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ब्रोमाइड। चाहे आपका फर्स्ट ग्रुप का मेंबर हो, चाहे आपका सेकंड ग्रुप के मेंबर्स हों, सभी हैलोजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ये इस रिएक्शन है इसकी Mg+Br2 और ये बनता है आपका MgBr2। द आयनिक करेक्टर ऑफ हैलाइड डिक्रीज इन द ऑर्डर ऑफ MF, MCl, MBr और MI। MF जो मेटल फ्लोराइड्स हैं उनमें आयनिक करेक्टर कैसा होगा, सबसे ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एलिमेंट की, उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी, और जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी उतना ही ज़्यादा कौन सा करेक्टर होगा आपका, आयनिक करेक्टर। यहाँ पर M आपका मोनोवैलेंट मेटल है, मोनोवैलेंट मेटल आपके फर्स्ट ग्रुप के मेटल्स हैं। इफ़ ए मेटल एग्जिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, द हैलाइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवलेंट देन द वन इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर ऐसे कह रहे हैं कि यदि आपका जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो उसमें जो आयनिक करेक्टर है वो कम होगा, और कौन सा करेक्टर ज़्यादा होगा, कोवलेंट करेक्टर, ठीक है। क्योंकि हायर अगर चार्ज ज़्यादा आ रहा है आपके मेटल पे, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर किसी मेटल पे 4 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब ये हुआ कि उसको क्या करने पड़ेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे सॉरी। अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल नहीं होंगे। तो अगर आपका मेटल 4 पॉजिटिव स्टेट में है तो आयनिक नहीं बना सकता वो कौन सा बना सकता है, कोवलेंट। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम है मेटल की, ठीक है, जैसे M पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, तो M पॉजिटिव एक ही पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है, इसने क्या कर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रखा है, जो कि वो आसानी से क्या कर सकता है, लूज़ कर सकता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहें तो 4 इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं निकल सकते, तो वहाँ पर केवल एक ही पॉसिबिलिटी बनती है कि जो आपका मेटल है वो कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखिए जैसे SnCl4 और SnCl2, अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ दोनों में किसका कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है, तो आप कहोगे किसका, SnCl4 का, क्योंकि जो यहाँ पर Sn है उसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है, 4 पॉजिटिव, ठीक है, और SnCl2 में कितनी है, 2 पॉजिटिव। तो अभी मैंने आपको बताया है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आयनिक कंपाउंड नहीं बनते, कौन से कंपाउंड बनते हैं वहाँ पर, कोवलेंट कंपाउंड, ठीक है। तो जो SnCl4 है वो ज़्यादा कोवलेंट होगा SnCl2 से, या आप ऐसे कह सकते हो PbCl4 ये ज़्यादा कोवलेंट होगा
किससे, PbCl2 से। तो ये आपके ऑक्साइड्स थे हैलोजन के। नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन्स, नहीं इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं इसके साथ ही। तो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन टुवर्ड्स अदर हैलोजन, वैसे हमने इसको डिटेल में डिस्कस करना है आगे। तो इन कंपाउंडों को बोलते हैं हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। हैलोजन कंबाइन अमंगस्ट देमसेल्फ टू form a number of compound which is known as interhalogen compounds। तो दो हैलोजन्स अगर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे इंटर हैलोजन कंपाउंड, ठीक है। जैसे FCl है, ठीक है, ये कैसा एक इंटर हैलोजन कंपाउंड है। तो इसको हम आगे डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि फ्लोरीन एग्जिबिट ओनली -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वेयर एज अदर हैलोजन एग्जिबिट +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो एक्सप्लेन। तो ये हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि जो फ्लोरीन है उसके पास जो d ऑर्बिटल्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण ये अपनी कोवेलेंसी को नहीं बढ़ा पाता, ठीक है। और जो डिफरेंट हैलोजन्स हैं जो दूसरे रह गए वो क्या कर सकते हैं, अपनी वैलेंसी को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है।